का मार्केट का फुल पैसा वसूल। इटर्नल, जो पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था, ने रिजल्ट्स के बाद 13% की जबरदस्त रैली मारी और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड टच कर दिया। हेवेल्स और अल्ट्राटेक के अर्निंग्स पे भी इन्वेस्टर्स की नजर बनी रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका दिया बजाज फाइनेंस ने, जहां एमडी एंड सीईओ ने सडन और सरप्राइज एग्जिट ले लिया। टाइटन ने भी हेडलाइंस ग्रैब की, एक ग्लोबल ज्वेलरी ब्रांड एक्वायर करके अपनी इंटरनेशनल गेम स्ट्रॉन्ग कर दी। टाटा कैपिटल आईपीओ की खबर के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर स्पॉटलाइट में आ गए। अगर आप डिविडेंड के पीछे हो तो सुन लो, हीरो मोटोकॉर्प और यूटीआई एएमसी जैसे बड़े नाम रिकॉर्ड डेट के बिल्कुल करीब है। बीईएमएल ने भी हाल ही में अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट। अर्निंग्स, सीईओ एग्जिट्स, आईपीओ बस और डिविडेंड एक्शन, सब कुछ है एक साथ। तो आज का वीडियो मिस बिल्कुल मत करना। और हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट जस्ट एक टैप में। जोमेटो की Q1 FY26 रिजल्ट्स के बाद इटर्नल लिमिटेड का स्टॉक आज इंट्राडे 11% से ज्यादा गया और 5 मंथ तक हाई पहुंच गया। इस रैली का मेन रीजन था कंपनी का जबरदस्त ग्रोथ क्विक कॉमर्स बिजनेस में, जिसका ऑर्डर वैल्यू पहली बार फूड डिलीवरी से भी ज्यादा हो गया। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि मार्जिन्स अब बॉटम आउट हो चुके हैं फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेगमेंट्स में, और आगे जाके सुधार की उम्मीद है, जिसने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इटर्नल लिमिटेड इंडिया के इंटरनेट इकोनॉमी में एक बड़ा नाम है, जो 4 मेन बिजनेसेस से जाना जाता है। सबसे पहला है फूड डिलीवरी, जिसे जोमेटो ब्रांड के नाम से जानते हैं, जहां लोग ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं। दूसरा है क्विक कॉमर्स, जिसे ब्लिंकिट के थ्रू चलाया जाता है, जहां ग्रोसरी और डेली आइटम्स अल्ट्रा फास्ट डिलीवर किए जाते हैं। तीसरा सेगमेंट है गोइंग आउट, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए चलाया जाता है। ये रेस्टोरेंट्स डिस्कवर करने और इवेंट्स टिकट्स बुक करने में हेल्प करते हैं। और चौथा है हाइपर प्योर, कंपनी का B2B बिजनेस, जो रेस्टोरेंट्स को फ्रेश इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है। Q1 FY26 तक फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट दोनों मिलकर कंपनी के B2C नेट ऑर्डर वैल्यू NOV का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इटर्नल के NOV का सबसे बड़ा हिस्सा फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट से आता है। इसलिए हम अपना फोकस भी इन दोनों सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस पर रखेंगे। इटर्नल रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ड्रिवन लार्जली बाय द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लिंकिट, और QOQ बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि सेगमेंटल लेवल पर प्रॉफिट मार्जिन्स बॉटम आउट हो चुके हैं। FY26 में इटर्नल के लिए एक बड़ा टर्न अराउंड मोमेंट था, क्योंकि पहली बार क्विक कॉमर्स का ऑर्डर वैल्यू फूड डिलीवरी से ज्यादा हो गया। क्विक कॉमर्स का एडजस्टेड रेवेन्यू 155% YOY बढ़ा, ड्रिवन बाय MTU एंड ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ। 243 नए डार्क स्टोर्स के बावजूद और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बीच एडजस्टेड EBITDA लूजेस घट गए और मार्जिन्स इंप्रूव हुए। मैनेजमेंट के मुताबिक मार्जिन्स बॉटम आउट हो चुके हैं, और अगर कंपटीशन स्टेबल रहा तो नए स्टोर्स के मैच्योर होने के साथ मार्जिन्स और लॉसेस में दोनों सुधार आ जाएगा। इटर्नल का फूड डिलीवरी बिजनेस ने Q1 FY26 में 18% YOY एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, लेड बाय ग्रोथ इन MTU। ऑपरेटिंग प्रॉफिट QOQ इंप्रूव हुए, बट मार्जिन्स थोड़े गिर गए। इसका रीजन था सीजनल फैक्टर्स इंपैक्टिंग डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबिलिटी। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट डिमांड विल पिक अप फ्रॉम हियर ऑन। इटर्नल के Q1 रिजल्ट्स के बाद ये साफ है कि ब्लिंकिट अब कंपनी का मेन ग्रोथ बन गया है। मैनेजमेंट का टारगेट है दिसंबर 2025 तक 2000 ब्लिंकिट स्टोर्स तक पहुंचना, जिससे टोटल स्टोर काउंट 3500 प्लस हो जाएगा। इससे स्केल और कस्टमर दोनों रीच बढ़ेगी। कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स में ब्लिंकिट को मार्केट प्लेस से इन्वेंट्री लेड मॉडल में शिफ्ट करेगी। इससे 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है और इन्वेंट्री पर बेटर कंट्रोल मिलेगा। कई सिटीज में ब्लिंकिट का बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का गोल है 5 से 6% एडजस्टेड EBITDA मार्जिन अचीव करना। फूड डिलीवरी बिजनेस में भी डिमांड स्लो डाउन बॉटम आउट हो चुका है। मैनेजमेंट ने बताया कि रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं, जो सेगमेंट के ग्रोथ और मार्जिन दोनों को सपोर्ट करेगा। हेवेल्स इंडिया के Q1 रिजल्ट्स में सारे पैरामीटर्स में गिरावट ही दिखी, फिर भी स्टॉक प्राइस आज 1% ऊपर था। रीजन जानने से पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहां से आता है। हेवेल्स इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग FMEG कंपनी है, जो ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। कंपनी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाइड रेंज में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये एक 6 हाउस ऑफ ब्रांड्स के रूप में ऑपरेट करती है, जिसमें 6 अलग अलग ब्रांड्स हैं। हेवेल्स, हेवेल्स स्टूडियो, लॉयड, हेवेल्स क्रैफ्टरी,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स और आरईओ, जो अलग अलग कंज्यूमर नीड्स को कैटर करते हैं। कंपनी अपने 90% फिनिश प्रोडक्ट्स खुद बनाती है, जो 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अक्रॉस 8 इंडियन लोकेशंस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। शॉर्ट एंड समर और अर्ली मॉनसून की वजह से कंपनी की कूलिंग प्रोडक्ट्स जैसे फैंस, एसी, कूलर्स ने खराब परफॉर्मेंस किया। साथ ही लाइटिंग सेगमेंट का परफॉर्मेंस भी खराब ही रहा। हाउएवर, केबल्स एंड स्विच गियर सेगमेंट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेगमेंट ने कंज्यूमर सेगमेंट को आउट परफॉर्म किया है। इसके चलते टोटल रेवेन्यू में 6% की गिरावट आई और नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज का असर एबिटा और पैट के खराब परफॉर्मेंस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतने खराब रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक ने आज पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों किया? तो रीजन ये है कि करंट क्वार्टर के परफॉर्मेंस शॉर्ट टू नियर टर्म के वीक कंज्यूमर डिमांड और हाई इन्वेंट्री लेवल्स को रिफ्लेक्ट करता है। हेवेल्स एक वेल डाइवर्सिफाइड एफएमईजी कंपनी है और कई सारे प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर भी है। इसलिए मैनेजमेंट FY26 के सेकेंड हाफ से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है और लगातार अक्रॉस सेगमेंट्स इन्वेस्ट भी कर रहा है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हाई ग्रोथ कंपनी के लॉन्ग टर्म डिमांड ड्राइवर्स बने रहेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टेलर रिजल्ट के बाद स्टॉक ने कल बनाया 12,714 का न्यू ऑल टाइम हाई। कंपनी ने 13% सेल्स ग्रोथ और 49% की पैट ग्रोथ रिपोर्ट की है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी रिजल्ट्स अच्छे आने की हाई चांसेस है। रिजल्ट्स में डीप डाइव करने से पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो खुद भी एवी बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जिसका ओनरशिप स्टेक 56% है। 2004 में L&T सीमेंट के एक्विजिशन के साथ आदित्य बिरला ग्रुप ने सीमेंट बिजनेस में कदम रखा था। आज अल्ट्राटेक इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन चुकी है, जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। कंपनी के पास एक ओवरसीज लोकेशन को मिलाकर टोटल 35 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 192.4 मिलियन मैट्रिक टन्स है। कंपनी की नेट सेल्स 13% ग्रो हुई, जिसमें 9.7% वॉल्यूम ग्रोथ और 3% रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन था। अगर हम केशोराम और इंडिया सीमेंट के वॉल्यूम इंपैक्ट को एक्सक्लूड करें तो कंपनी ने ऑर्गेनिकली 6.5% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव किया है, जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मॉनसून के चलते ये क्वार्टर सीजनली वीक माना जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने रियलाइजेशन में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, जो उनके सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और डोमिनेंट पोजीशन को हाईलाइट करता है। कॉस्ट फ्रंट पर भी कंपनी ने इंप्रेसिव सेविंग्स रिपोर्ट की है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए पावर एंड फ्यूल और लॉजिस्टिक्स दो मेजर कॉस्ट हेड्स होते हैं और दोनों में ही कंपनी ने रिडक्शन अचीव किया है। क्लिंकर एफिशिएंसी इंप्रूव होकर 1.44x से 1.49x हो गई। लीड डिस्टेंस कम होने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी सेविंग्स हुई है और रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेज बढ़ने से पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में भी रिड्यूस हुआ है। इन सारी एफिशिएंसीज के चलते यूनिट इकोनॉमिक्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है, जिसका सीधा इंपैक्ट एबिटा में 46% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के रूप में देखा, जहां एबिटा पर टन बढ़कर ₹1,200 तक पहुंच गया। अल्ट्राटेक का टारगेट है कि FY27 तक अपनी डोमेस्टिक सीमेंट कैपेसिटी 212 MTPA तक ले जाए और ये एक्सपेंशन प्लान अभी तक ट्रैक पर है। इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी FY26 में लगभग 10,000 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जिसमें से 2,000 करोड़ Q1 FY26 में ही इन्वेस्ट कर चुके हैं। इतने लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद अल्ट्राटेक ने अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन किया है। जून 2025 तक नेट डेब्ट 8% कम होकर 16,340 करोड़ पर आ गया। गवर्नमेंट के इंफ्रा पुश का अल्ट्राटेक को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, जो आने वाले क्वार्टर्स में डिमांड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता रहेगा। कंपनी ने FY26 के लिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का कॉन्फिडेंट टारगेट भी सेट किया है। साथ ही अल्ट्राटेक का कॉस्ट रिडक्शन पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस बना हुआ है। कंपनी ये अचीव करने के लिए मल्टीपल एफिशिएंसी लेवल्स पर भी काम कर रही है। बेटर क्लिंकर टू सीमेंट रेशियो, लीड डिस्टेंस रिडक्शन थ्रू इंप्रूव लॉजिस्टिक्स, ग्रीन पावर यूजेज बढ़कर पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में भी सेविंग। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर्स आज फोकस में रहे, जब बजाज फाइनेंस के MD एंड CEO
अनूप साहा ने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया। अप्रैल 2025 में अनूप साहा को एमडी एंड सीईओ बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पर्सनल रीजंस के चलते रिजाइन कर दिया है। 2017 से वो बजाज फाइनेंस से जुड़े हुए थे और उससे पहले वो आईसीआईसीआई बैंक में भी काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम इंडसइंड बैंक के 3 प्रपोज सीईओ कैंडिडेट्स में शामिल है। 2 ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आई नहीं है। राजीव जैन जो पिछले 15 साल तक सीईओ रह चुके हैं, अब इंटरिम बेसिस पर वापस सीईओ का रोल संभालेंगे। उनका कंपनी के टॉप लेवल पर लंबे समय का अनुभव देखते हुए ट्रांजिशन स्मूथ रहने की उम्मीद है। हाँ, उन्हें अपना एडवाइजरी रोल बजाज फिनसर्व में थोड़ा रिड्यूस करना पड़ सकता है। बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी और डाइवर्सिफाइड टेक लेड एनबीएफसी है। कंपनी का पोर्टफोलियो रिटेल और मॉर्गेज फाइनेंस पर हेविली फोकस्ड है। कंपनी के 2 मेजर सब्सिडरीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के थ्रू होम लोन्स और ब्रोकरेज सर्विसेज भी ऑफर की जाती हैं। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी होने के बावजूद पिछले 10 सालों में इंडिया की सबसे एग्रेसिव लोन ग्रोथ और प्रॉफिटेबली दिखने वाली कंपनी रही है। पिछले 10 सालों में बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मेन रीजन रहा है कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम में जबरदस्त ग्रोथ, जो 29% CAGR से ग्रो हुआ है। FY25 के रीसेंट 4th क्वार्टर में बजाज फाइनेंस का AUM 26% YOY से ग्रो हुआ है और कंपनी ने एक रिकॉर्ड 10.7 मिलियन लोन्स बुक किए। FY25 के एंड तक बजाज फाइनेंस का फिजिकल प्रेजेंस 4,263 ब्रांचेस तक पहुंच चुका था, जिसके जरिए कंपनी ने करीब 102 मिलियन कस्टमर्स को सर्व किया। एमडी के एग्जिट के बावजूद बजाज फाइनेंस की पोजीशन अभी भी स्टेबल है, क्योंकि कंपनी के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ राजीव जैन अभी भी एक्टिव रोल में है। लेकिन मीडियम टर्म में कंपनी को अपने लिए नए लॉन्ग टर्म सीईओ की तलाश करनी होगी। टाइटन के शेयर्स आज 1% से ज्यादा चढ़ गए जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो यूएई बेस्ड दमास ज्वेलर में 67.1% स्टेक एक्वायर कर रही है, जो उसके इंटरनेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टाइटन इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर्स में से एक है, जो अपने फ्लैगशिप ब्रांड्स तनिष्क, मिया और जोया के लिए जाना जाता है। FY25 एंड तक कंपनी के पास 1000 प्लस ज्वेलरी स्टोर्स का नेटवर्क था अक्रॉस इंडिया, जिसमें Tier 2 और Tier 3 सिटीज भी इंक्लूडेड है, जो उसके स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस को दिखाता है। ज्वेलरी बिजनेस टाइटन के टोटल रेवेन्यू का 89% से भी ज्यादा हिस्सा बनाता है। इसके अलावा कंपनी का प्रेजेंस वॉचेस, वेयरेबल्स, आईवेयर्स, फ्रेग्रेंसेस, फैशन एक्सेसरीज जैसी कैटेगरीज में भी है, जिससे टाइटन एक डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल कंपनी बन जाता है अंडर द टाटा ग्रुप अम्ब्रेला। टाइटन का डमास एक्विजिशन उसकी अब तक की सबसे बड़ी ओवरसीज डील है। कंपनी 67.1% स्टेक खरीदेगी। डमास की होल्डिंग कंपनी में मनाई कॉर्पोरेशन QPSC से एक एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ $283 बिलियन के बेसिस पर, और टाइटन को 2029 के बाद बाकी 33% स्टेक एक्वायर करने को भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये डील टाइटन को क्या फायदा देगी? इंस्टेंट मार्केट एक्सेस टाइटन को मिलती है दमास की रेडीमेड नेटवर्क, 146 स्टोर्स अक्रॉस 6 GCC कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन। बियॉन्ड द डायस्पोरा, अब तक टाइटन मेनली इंडियन डायस्पोरा को टारगेट करता था, बट अब ये डील एक शिफ्ट दिखाती है। अब टाइटन ब्रॉडर GCC मार्केट में भी लोकल कस्टमर्स को टारगेट करेगा, जहाँ लग्जरी ज्वेलरी की डिमांड हाई है और इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रही है। दमास एक सेंचुरी ओल्ड प्रीमियम ब्रांड है मिडिल ईस्ट में, जो अपने अरेबियन स्टाइल क्राफ्टमैनशिप के लिए मशहूर है। ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है टाइटन का तनिष्क, जिससे ऑलरेडी GCC में प्रेजेंस है। 13 स्टोर्स, 10 यूएई, 2 कतर, 1 ओमान। ऑपरेशनल सिनर्जीज टाइटन को मिलेगा बेनिफिट टैलेंट शेयरिंग, रिटेल नेटवर्क मैनेजमेंट और सप्लाई चेन एफिशिएंसी में, जब दमास को अपने ऑपरेशन साथ इंटीग्रेट करेगा। टाइटन का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट रहा है। FY25 में कंपनी ने ₹60,456 करोड़ का कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 18% YOY ग्रोथ दिखाता है। इस ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा ज्वेलरी डिवीजन, जिसका रेवेन्यू अप्रोक्स 19% YOY ग्रो हुआ। जो एंटिटी एक्वायर की गई है दमास, वो खुद एक काफी बड़ा बिजनेस है। FY24 में उसका कंसोलिडेटेड टर्नओवर AED 1461 मिलियन रहा, अप्रोक्स 3430 करोड़, और FY22-24 के बीच में वो 13% CAGR से ग्रो हुआ है। ये एक्विजिशन टाइटन के इंटरनेशनल रेवेन्यू को काफी बूस्ट दे सकता है।
और आने वाले सालों में कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी और मजबूत बनाएगा। द मास एक्विजिशन क्लियरली टाइटन के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी का पॉजिटिव सिग्नल है। रीसेंट सेशंस में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स में तेजी देखी गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कैपिटल अपने अपडेटेड आईपीओ डॉक्यूमेंट मार्केट रेगुलेटरी के पास फाइल करने की तैयारी में है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के पास करीब 2% प्लस स्टेक है। एज ऑफ मार्च 2025, प्रमोटर टाटा सन्स होल्ड क्लोज टू 93% स्टेक इन टाटा कैपिटल। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कैपिटल के आईपीओ में टाटा सन्स करेगा अपने 23 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प भी बेचेगा 3.58 करोड़ शेयर्स। टाटा कैपिटल के आईपीओ में एक प्राइमरी इशू भी रहेगा फॉर अप टू 21 करोड़ शेयर्स। कंपनी ने क्लियर किया है कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट का कोई प्लान नहीं है। टाटा कैपिटल का आईपीओ उन आईपीओ में से एक है जिसका इन्वेस्टर्स काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। टाटा कैपिटल आईपीओ का पर्पस है सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करना, जहां बड़े एनबीएफसीज को सितंबर 2025 से पहले मार्केट में लिस्ट होना जरूरी है। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की 17th लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। काफी सारी कंपनीज अपने डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के करीब आ चुकी है। इसका मतलब है कि अगर आप इन कंपनीज का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो कल तक इनके शेयर्स खरीदना जरूरी होगा। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट से रिवॉर्ड किया है। कंपनीज जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, यूटीआई एएमसी, फेम इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। डिविडेंड के अलावा BEML ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक शेयर है तो अब वो 2 शेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन आपकी टोटल वैल्यू सेम ही रहेगी। रिकॉर्ड डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्दी अपडेट आएगा। डेली मार्केट अपडेट्स। कल सेंसेक्स और निफ्टी 50 ग्रीन में बने रहे, जिसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बैंकिंग हैवी वेट्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग को सपोर्ट मिला। FIIs फिर से नेट सेलर्स बन गए, जबकि DIIs लगातार 11 सेशन से इक्विटीज के नेट बायर्स बने हुए हैं। जुलाई 2025 में अब तक FIIs ने 5,403 करोड़ की इक्विटीज बेची है। फॉरेनर प्राइवेट बैंक्स की डॉलर डिमांड के चलते रुपी पर प्रेशर बना रहा। आज रुपीस 86.25 पर डॉलर पर 4 पैसे मजबूती होकर खुला। अगस्त 1 डेडलाइन को लेकर अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डील्स ना होने पर नए टैरिफ्स लग सकते हैं। टैरिफ डेडलाइन के पहले यूएस और EU के नए टॉक्स की तैयारी के बीच क्रूड ऑयल के दाम स्टेबल रहे। चलिए देखते हैं कुछ और नए स्टॉक अपडेट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और प्रमोटर अनिल अंबानी को RBI गाइडलाइंस के तहत फ्रॉड क्लासिफाई किया है और CBI में कंप्लेंट फाइल कर रहा है। SBI का एक्सपोजर ₹2227 करोड़ फंड बेस्ड लोन्स और 786 करोड़ बैंक गारंटीज में है। ये फैसला आरकॉम के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान आया है, जिसका रेजोल्यूशन प्लान अभी NCLT की अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। इसके पहले कैनरा बैंक ने भी फ्रॉड टैग लगाया था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। SBI की इस क्लासिफिकेशन का आरकॉम के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और फ्यूचर क्रेडिट मिलने का असर पड़ सकता है। With that, this is Siddhi Thapar signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.